आज जो मुझे आना पड़ा, आपने मुझे कमेंट्स में बताया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे भी लगता है कि इस समय ज़रूरत नहीं थी। मेरे खिलाफ जो व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं उनका जवाब देने की। यह समय हमको इस काम में जाया नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर मैंने जवाब नहीं दिए इन बातों के, तो हम जिस काम को करना चाह रहे हैं, हम जिस धर्म युद्ध को लड़ना चाह रहे हैं, हम जिस आदमी के लिए लड़ना चाह रहे हैं, उसकी बड़ी सी जो इमेज है, उस इमेज का नुकसान कोई नहीं कर सकता। लेकिन मेरा यह मानना है कि उस इमेज में कोई डेंट यानी मोच भी नहीं ला सके। इसलिए मुझे इन सब सवालों के जवाब या आरोपों के जवाब, हालांकि मुझे ये भी पता है कि आरोप लगाने वाले जो हैं, मैं कुछ भी जवाब दे दूंगा, उनको संतुष्ट कर दूंगा तो भी वो संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है। आज किसी व्यक्ति के बारे में आप किसी व्यक्ति को कहिए कि साहब वो आदमी बहुत अच्छा है, तो आपसे वो समाज जो है या जनता है वो बहुत सारे सवाल करेगी। अच्छा क्यों है भाई? अच्छा ऐसे कैसे अच्छा है? अच्छा कैसे हो सकता है? उसके बारे में तो यह सुना है। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के बारे में यह कह के देखिए कि वह व्यक्ति बहुत ही घटिया है, बहुत खराब है, तो समाज तुरंत आपकी बात को विश्वास कर लेगा और उसका नुकसान अंतिम रूप से समाज को ही होता है। यानी आज लाइव आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम जिस व्यक्ति के लिए, व्यक्ति से बहुत बड़ा आदमी जो है विष्णुदत्त बिश्नोई, उनके लिए जो काम कर रहे हैं, उस काम में अगर मेरे आरोपों के जवाबों से कोई डेंट नहीं कर सके, ये जरूरी है। मैं आपके सामने विनम्रतापूर्वक इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि बहुत सारे लोग, हो सकता है आपको, हमको, उनके परिवारजनों को, और जो लोग चाहते हैं कि इस मामले में न्याय नहीं हो, सीबीआई जांच नहीं जाए, या सीबीआई जांच होकर निष्पक्ष तरीके से जो दोषी है वो जेल में नहीं जाए, तो वो बार बार इसको कोशिश करेंगे। तो मैं आपके जो सवाल उसमें आरोप आए थे, उनकी एक सूची मेरे पास मौजूद है। मैं दिखा देता हूँ, ये सूची मेरे पास मौजूद है। इन सारी सूची पर मैं अभी आपको जवाब दूंगा। मान लीजिए जितने सवाल आप पूछ चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं, उनके खिलाफ आप, सॉरी, जो लोग आरोप लगा चुके हैं, मान लीजिए उसके अलावा भी कोई आरोप बचता है, तो वो आरोप भी आप, या जो पूछने वाले लोग, आरोप लगाने वाले लोग हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो कमेंट्स में फिर पूछ लेंगे। मैं एक बार जितने आरोप पहले वाले पोस्ट में आ चुके हैं, मैं उसके संबंध में आपसे शेयर कर लेता हूं। फेसबुक पर बहुत सारे लोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, 10-20 लोग हैं, जो लगातार हर पोस्ट पर कुछ न कुछ लिख देते हैं, लोगों के मन में सवाल पैदा कर देते हैं। वो 20-30 लोग जो है, मुझे लगता है ऐसे कई लोग होते हैं समाज में। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो जिनके लिए भी काम करे, दल के लिए, जाति के लिए, नेता के लिए, जिनके लिए काम करे, उनके लिए अवैतनिक काम नहीं करे। कम से कम इस काम का वेतन तो ले, वो जिससे भी लेना चाहें वेतन ले, ऐसा मेरा आग्रह। नहीं तो आप में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। मैं देखता हूँ जो लोग खट पोस्ट आते ही सबसे पहला काम बोले, साहब ये लो, इस पर ऐसे, इसके बारे में ऐसी बात ऐसी बात, तो उनमें बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। उस एनर्जी का उपयोग वो कुछ अच्छे काम के लिए, विष्णुदत्त जैसे लोगों के को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, हिंद की जय करने में लगाएंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा आसान है। तो उनमें से एक प्रमुख आरोप जो मैं पढ़ रहा था कहीं कमेंट्स में, वो ये था कि गोवर्धन सिंह के पास 400 करोड़ रुपए है। तो मुझे इसके जवाब में ये कहना है कि उसके मुंह में घी शक्कर। अगर मेरे पास 400 करोड़ रुपए हो जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन 2010 में मैं अखबार में पढ़ता था, तो एक अखबार तो रोजाना लिखता था, बाकी कुछ जयपुर के अखबार लिखते थे कि गोवर्धन सिंह के 24 बैंक खातों में 23 करोड़ रुपए। अब वो अखबार ये छापता था कि फला 1 नंबर बैंक अकाउंट ये, ब्रांच ये, बैलेंस ये, और टोटल ये, ऐसा करके टोटल करके 23 करोड़ उसने बताए 2010 में। मुझे लगता है 400 करोड़ बताने वाले ने पता नहीं कहाँ से ये आंकड़ा लाया, कोई इनकम टैक्स ने दिया उसको, हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब अगर कहीं मेरा पीछा कर रहे हो तो उन्होंने दिया,
पता नहीं वो कहाँ से लाए, लेकिन वो 400 करोड़ बोल दिया उन्होंने। कोई नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं, वो कई बार बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं कि उस आदमी ने इस काम के लिए 17.5 लाख रुपए रिश्वत लिए। मैंने पूछा, भाई तेरे को 17.5 लाख कैसे पता? 15 लाख समझ में आता है, 20 लाख समझ में आता है, 25 लाख समझ में आता है, 17.5 लाख कैसे? ये इनका कॉन्फिडेंस देखो। 400 करोड़ जैसे नोट ये इन्होंने गिन के रखे हो मेरे पास। देखिए, हम जो पिछली 2010 की खबर है उसको भी सही मान ले अपन, तो उसने ये बताया है कि मेरे इन खातों में 23 करोड़ थे। तो पहली बात तो ये कि बैंक खाते में अगर 23 करोड़ है, मटके में नहीं दबा के रखे हैं, तो देश में यह किसी को भी, आपको, मुझको या किसी को भी अधिकार है कि वो बैंक में रख सकता है। और उसके साथ एक बात और है कि मेरे ये बैंक खाते पहले पुलिस ने सीज किए थे, बाद में बैंक खाते पुलिस ने खोल दिए, बाद इनकम टैक्स ने भी सीज किए हुए खोल दिए, स्क्रूटनी करी, कोई 1 रुपए की पेनल्टी मेरे पर नहीं लगाई 2010 में। 1 रुपए की पेनल्टी आप चेक करा लीजिए। आप जिनसे मैं लड़ रहा हूं बहुत बड़े लोग हैं। ये जो धर्म युद्ध आप और हम लड़ रहे हैं ना, जब भी आप धर्म युद्ध लड़ेंगे तो ये सारी स्थितियां आपके सामने आएंगी, मुझे पता है आएंगी। लेकिन न दैन्यम न पलायनम, ना तो मैं असहायता दर्शाऊंगा लोगों के सामने, ना मैं पलायन करके भागूंगा, दोनों स्थितियां नहीं। लेकिन इसकी जरूरत इसलिए है कि ये जो सारी स्थिति है ना, भाई सरकार में बैठे प्रमुख लोग, आईएएस आईपीएस, जिनको मेरे से नाराजगी है, जिनके बारे में मैं जनता को बता देता हूं, मैं हिंद की जय करता हूं, मैं इन बेईमानों के पोल खोलता हूं, वो चेक कराएं कि मेरे जब इनकम टैक्स ने खाते सीज किए उसके बाद क्या मेरे पर 1 रुपए पेनल्टी लगाई जाए? अब सवाल आता है कि इनकम टैक्स ने लगाई नहीं, पुलिस ने लगाई नहीं, मुझे किसी ने दोषी माना नहीं, लेकिन कुछ लोग ये हैं जिनको आरोप लगाना है, उनको यह काम नहीं है। मुझे बताइए मैं क्या मांग कर रहा हूं? अच्छा, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप क्यों लग रहे हैं? इसलिए लग रहे हैं कि मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, और वो पुरजोर तरीके से कर रहा हूं। बता दो आप जितने लोग बैठे हैं, क्या मेरे मेहनत में कोई कमी है? आप ईमानदारी से बता दो अगर मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो। मैं किसी आदमी को न्याय के लिए एक निष्पक्ष जांच की बात कर रहा हूं, और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी को तो परेशानी होगी ना इस बात से। जिनको परेशानी है उनको दर्द होगा तो वो आरोप लगाएंगे। अब सवाल यह है कि वो जो जिस तरह के मेरे पर आरोप लगाते हैं, अगर वो ठीक नहीं है, वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर भी नहीं है, इनकम टैक्स में कमिश्नर भी नहीं है, और ऐसे ही वर्क मतलब वेग आरोप कुछ भी लगा दो बस। अब आप देखिएगा, मैं सारे सवाल के जवाब दे दूंगा ना, तो भी सेम टू सेम रिपीट करके जवाब दे देंगे, आरोप लगा देंगे। सवाल यह है, अगर मैंने कोई गलत काम किया होता राई के दाने जितना भी, तो मुझे ये बेईमान अब तक मार करके और गाड़ चुके होते। मेरी बात समझ गया आप? तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया। दूसरा आरोप मेरे खिलाफ कि मैं एक हिस्ट्री शीटर हूं, मेरे खिलाफ बहुत सारी एफआईआर दर्ज है, नकली नोट छापने के और पता नहीं लूट डकैती, कई सारे मेरे खिलाफ आरोप हैं। मैं बता देता हूं आपको, हालांकि मैंने पहले कई बार बता चुका हूं, लेकिन जिनको सुनना नहीं है ना, वो तो कुछ न कुछ कहते रहेंगे। लेकिन फिर भी यह कहते हुए विष्णु जी के परिवार, रिश्तेदार, जानकार, अन्य लोग, जनता और जो समाज में इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको यह बात कही जा रही है। वास्तविकता बता देता हूं आपको। वास्तविकता यह है, मेरे खिलाफ केवल एक एफआईआर है जो कोर्ट में चल रही है, एक एफआईआर केवल। वो भी क्या है कि सेलटेक्स ऑफिस के कुछ भ्रष्टाचारियों ने एक मुकदमा 2008 में कराया कि मैं अकेला गया और सेलटेक्स के ऑफिस में जाकर मैंने सारे जितने कर्मचारी सबके धक्का मुक्की करी, उनका पेन तोड़ दिया, कागज फाड़ दिए, और इस तरह से राजकार्य बाधा का एक मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ। मेरे अकेले के खिलाफ पुलिस ने उस जमाने में चालान किया 2008 में। लेकिन कोर्ट ने उसी मामले में उन सारे अफसरों में से 5 लोगों के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया था। केवल एक मुकदमा है मेरे खिलाफ ये, इसके अलावा एक भी मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है, एक भी मुकदमा। और जो आरोप लगाने वाले उनको पता है कि मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं है। हुआ यह था, मैं थोड़ा सा मेरी बैक हिस्ट्री में चला जाता हूं क्योंकि अब आवश्यकता है, इसलिए चल जाता हूं, बाकी सब चीजें भी अपन करेंगे।
2000 के बाद लगभग मोबाइल आना शुरू हुए थे। शुरुआत में मोबाइल कंपनियों की बहुत सारी कमाई थी। हम लोग भी किसी कारण से व्यवसाय के हिसाब से इस मोबाइल व्यवसाय से, मोबाइल कंपनियों के आउटसोर्सिंग के काम से जुड़ गए थे। राजस्थान में गंगानगर से लेकर झालावाड़ तक अनगिनत कर्मचारी मेरे पास थे। पंजाब में लगभग 30% एरिया में मेरे पास काम था। दिल्ली मेरा ऑफिस था। मैं बिजनेस कर रहा था। 2003-4 तक मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, यह मुझे कहने में आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, सदैव थी, आज भी है। वो थी मेरे पास दोस्तों की ताकत। मैं सामान्य कमज़ोर परिवार से रहा हूँ, इसमें कोई मुझे कहने की बात नहीं, मुझे कोई शर्म भी नहीं आती कमज़ोर परिवार। लेकिन कमज़ोर या सामान्य किसी गरीब परिवार से या कोई सामान्य परिवार से व्यक्ति होना, ये मेरा अपराध नहीं है, किसी का भी अपराध नहीं हो सकता। उसके बाद जब मैं सक्षम होने लगा और सक्षम लगभग हो चुका था, तो 2005 में सूचना का अधिकार आया। सूचना के अधिकार के समय मैं बहुत सक्षम था और 2006 में मैंने सूचना अधिकार का उपयोग किया। अनगिनत मुकदमे करप्ट लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मैंने दर्ज कराए। अनगिनत मुकदमे, एक दो नहीं, परिवाद नहीं, प्राथमिक जांच नहीं, एफआईआर मैंने दर्ज कराई। कई सारे लोगों के पेट में दर्द हुआ। आईएएस भी रहे होंगे उसमें, आईपीएस भी रहे होंगे, कई जज भी रहे होंगे, कई बड़े बड़े बेईमान थे जिनकी 100-100 करोड़ की संपत्तियां चली गई। नेशनलाइज बैंक के चेयरमैन, मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन, जो आज भी एसीबी के एफआईआर भुगत रहे, वह भी हमने कराई। वो जमाना वो था जब आप करप्शन की बात खोलने की करोगे तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ एक बड़ा तंत्र काम करता था। देश भर में बहुत सारे लोग आरटी जो इस्तेमाल करते मार दिया गया था। 2010 में एक एसपी ने, जिसका नाम राघवेंद्र सुहासा था, बीकानेर का मैं रहने वाला हूं, उन्होंने ठेका लेकर के इन बेईमानों से, ऐसा कहते हैं उसने करोड़ों रुपए लिए और ठेका लेकर के मेरे खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज किए थे। उसी आईपीएस अफसर ने मेरी हिस्ट्री फाइल खोल दी थी। उसी आईपीएस अफसर के बाद जब मामला विधानसभा में उठा, उसको हटना पड़ा। हबीब खान गौरान आया। हबीब खान गौरान ने मेरे खिलाफ 2000 रुपए का उन्हीं झूठे मुकदमों में इनाम घोषित कर दिया और राजस्थान के हर पुलिस थाने में मेरा फोटो लगा दिया। मामला हाईकोर्ट में गया। मेरे को ये 1 मिनट के लिए भी पुलिस हिरासत में या न्यायिक हिरासत में नहीं रख पाए। हाईकोर्ट ने अपने सुपरविजन में अनुसंधान कराते हुए मुझे फ्री किया पहले तो, फिर अनुसंधान कराया। सारे मामले झूठे पाए गए, सारे A to Z। दोबारा बोल रहा हूं मैं, 2010 के बाद वो जो एक मामला 2008 की बात कर रहा हूं, उसके अलावा 2008 के बाद एक भी मुकदमा, जिसको हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर शीट में भी कहा है, मैं थोड़ी सी झलक, वैसे तो मैंने फेसबुक डाल रखी है लेकिन झलक दिखा देता हूं। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है और इस हाईकोर्ट के ऑर्डर में ये कहा है कि पुलिस ने वर्दी की आड़ में गोवर्धन सिंह के जीवन को तहस नहस करने की कोशिश की है। इनके कंडक्ट की जांच सीबीआई से या न्यायिक जुडिशियल इंक्वायरी या एफआईआर दर्ज करके इनके एकदम जांच कराई जानी चाहिए। यह हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहा है। दूसरा कहा है गोवर्धन सिंह को तुरंत सिक्योरिटी दो। तीसरा कहा है इसको किसी भी तरह से हार्म यानी हानि नहीं होनी चाहिए, सुनिश्चित करे राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार। तो मैंने आपकी बात को बताया, मेरे खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो गलत है। हिस्ट्री फाइल बंद हो गई, मुकदमे खत्म हो गए। मुकदमा मेरे खिलाफ मात्र एक है और जो ये बातें कर रहे थे उनको सब बात पता है, क्योंकि मेरा फेसबुक पेज देखते हैं, सब चीजें उसमें पड़ी है। तो ये सब बात उनको कहना है तो मैं कुछ आज भी अगर जवाब दे दूंगा तो भी आप देखिएगा ये लोग फिर भी यही बात जो है कहेंगे और ये बात वो सुनने को तैयार, क्योंकि उनको नहीं सुनना। मैं फिर भी उन सबसे आग्रह करता हूं, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो आप मेरी बात को सुन लीजिए, ये मेरा आग्रह है। एक और मेरे खिलाफ मैंने उस कमेंट में जब पढ़ा तो मेरे खिलाफ आरोप लगा कि जो मेरे खिलाफ इससे पहले कभी नहीं लगा, बाकी मेरे खिलाफ लगभग आईपीसी लग गई थी। एक आरोप लगा कि मैंने छेड़छाड़ की और दूसरा आरोप SC/ST का एक्ट का लगा। ये दोनों आरोप मेरे पर अब तक बकाया थे, बाकी मेरे खिलाफ लगभग आरोप लग लिए थे। ये 2 आरोप बकाया थे। तो मैं बता दूं, ये बात एक आरपीएस अफसर है संजय यादव, उसने दर्ज कराई थी। एक आईपीएस है कविंद्र सागर, उन्होंने दोनों ने मिलकर दर्ज कराई थी। दोनों उसमें पीड़ित बताए दोनों ने कि हम दोनों SC के हैं। इसके बावजूद गोवर्धन सिंह ने थाने में शिकायत भेज दी। बस यही मेरे खिलाफ SC/ST का आरोप है। और छेड़छाड़ का आरोप यह है, बता देता हूं आपको। उसने कहा नाकाबंदी में खड़ी थी, 20 के आसपास पुलिसकर्मी थे, गनमैन थी, गाड़ी थी, वो महिला खुद वर्दी में खड़ी थी। गोवर्धन सिंह आया और आकर के गोवर्धन सिंह ने छेड़छाड़ की, घूर के देखा, अभद्रता की और देख लेने की धमकी दी और गोवर्धन सिंह ये सब करके चला गया। मुझे बताइए, 5 दिन पहले अगर गोवर्धन सिंह ने ऐसा किया तो आपने हाथों हाथ क्यों नहीं पकड़ा?
आपने नाकाबंदी आगे करा करके उन्हें पकड़ा, मान लीजिए 20 लोग भी मुझे नहीं पकड़ पा रहे थे, क्यों नहीं पकड़ा? कैमरे की रिकॉर्डिंग में है कि मैं उतरा ही नहीं गाड़ी से, कैमरे की रिकॉर्डिंग में है कि मैंने उससे बात ही नहीं करी, कैमरे की रिकॉर्डिंग में है कि मैं उसके पास गया ही नहीं। कारण यह है कि हम जब वकालत करते हैं बहुत ईमानदारी से करते हैं, सब जानते हैं राजस्थान में। और एक पक्षकार की ओर से एक मामले में उस आरपीएस अफसर के खिलाफ लोअर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट में मैं एक मुकदमा लड़ रहा था, तो उसने उस मुकदमे से बचने के लिए अपने पिता को, बीकानेर से जुड़े कई पुलिसकर्मियों को, अनगिनत लोगों को सिफारिश कराई, मुझे खरीदने की कोशिश की। आप जानते हैं कि मुझे खरीदने की कोशिश पर क्या किसको मिला है आज तक, और वो जब विफल हुए तो उनको मौका मिला और ये SC ST और छेड़छाड़ का मुकदमा मेरे खिलाफ कराया, और उसमें भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो इस प्रकार मेरा आपराधिक रिकॉर्ड यह है। जो बंधु मेरे खिलाफ बात लिख रहे थे, तो उनसे आग्रह है कि विष्णुदत्त जी जैसे चरित्रवान व्यक्ति, जिनकी जूती के बराबर भी मैं नहीं हूं, उनके साथ इस तरह की बात मेरे से जोड़ करके, साहब उनका दोस्त इतना आपराधिक प्रवृत्ति का है, उस व्यक्ति को बदनाम नहीं करें, ये मेरा हाथ जोड़ कर आग्रह है। तीसरा आरोप मेरे खिलाफ ये लगाया इन्होंने, मैं कमेंट में पढ़ रहा था कि मैं राजगढ़ जब गया तब मैं राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी के नेता हैं उनके इशारे पर मैं कुछ काम कर रहा था। देखो, मैं सारे जितने आरोप हैं सबके जवाब दे रहा हूं मैं आपको। मुझे नहीं पता राजेंद्र राठौड़ के विष्णुदत्त से क्या संबंध थे। मैं जब विष्णुदत्त जी का मित्र नहीं था तब मैं उनका प्रशंसक था। मैंने कई लोगों को कहा यार विष्णु जी से मिला दो मेरे को, मैं उनका बड़ा फैन हूं यार। तो चूंकि वो स्वभाव से बहुत शाय थे, इंट्रोवर्ट थे, मिलते नहीं थे किसी से, तो अथक प्रयासों के बाद मेरी उनसे दोस्ती हुई। और उस दोस्ती के बाद पहली बार लोगों को कब पता चला, जब मैंने 2016 में एक फेसबुक पर मेरे पेज पर पोस्ट डाली। हालांकि मेरे खिलाफ यह भी आरोप है कि आपने इससे पहले विष्णुदत्त जी के बारे में क्यों नहीं कहा, तो आप मेरी 2016 में एक पोस्ट है जो मैंने आज डाल भी दी दोबारा रिपीट करके। मैंने कहा पुलिस में अगर 5% विष्णुदत्त हो जाए तो दृश्य बदल जाए, ये मैंने 2016 में डाला। उसके बाद कुछ लोगों को पता चला कि मेरे विष्णु जी से इतने प्रगाढ़ संबंध है, अन्यथा बेईमान पुलिसकर्मी की तारीफ मेरे मुंह से शायद ही किसी ने सुनी होगी आज तक में। ये मेरा आपसे कहना है। और अब बात है राजेंद्र राठौड़ साहब की, कि राजेंद्र राठौड़ साहब के कहने पर अब मैं बता देता हूँ आपको, हम साथी वकील जो राजगढ़ पहुँचे तब वहाँ पर सांसद महोदय राहुल जी कसवा और न्यांगली जी बैठे थे। मैं उनके पास गया, उनसे नमस्कार किया, राम राम किया। राम राम करने के बाद वहाँ मुझे राजगढ़ में कुछ जनता के लोग जिनके मेरे पास फ़ोन आए हुए थे, जिनके पास इन्फॉर्मेशन थी, एविडेंस थे, उनसे मिलना था मुझे। कुछ पुलिसकर्मियों से मुझे बात करनी थी पूरे केस में, तो मैं वहाँ से निकल गया और निकल कर उन सब लोगों से मिलने लगा। तो पीछे से राजेंद्र राठौड़ साहब आ गए। राजेंद्र राठौड़ साहब जब आ गए वहाँ पर राजगढ़ में, तो मीडिया वीडिया इकट्ठी होगी। तो आप जानते हैं कि मेरे को ये सब चीज़ें आती नहीं हैं, और तो मैं सामान्यतः ऐसी परिस्थितियों से दूर रहता हूं। तो मैं जो मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी में जिस काम से गया था वो काम मैं कर रहा था लगातार। आप जितने लोग देख रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग वहां उस दिन खड़े होंगे। मैं आपको बता देता हूं, उस दिन या अगले दिन या उससे 1 महीने पहले तक ना तो मेरी राजेंद्र राठौड़ साहब से बात हुई, ना राजेंद्र राठौड़ साहब से मेरा कॉल हुआ, ना राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि राजेंद्र राठौड़ साहब को मेरे कोई मतलब, मैं निश्चित रूप से उनका बहुत सम्मान करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उस आदमी का। लेकिन जिस आदमी से 1 महीने से मैं मिला नहीं, हाँ, जब मैं दूसरे दिन आ रहा था तो वहां उनसे जुड़े हुए एक मिस्टर वासुदेव जी थे, उनका फोन आया कि आप चाय पिए बिना चले गए। इसके अलावा उन्होंने भी, वासुदेव जी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि कोई नेता मुझे टूल बनाकर इस्तेमाल कर लेगा? क्या आप मुझे इतना विवेकहीन मानते हैं? आप सोचिए, क्या कोई नेता, क्या मेरे कंधे का हिस्सा इतना कमजोर है कि मेरा कोई नेता मेरा टूल की तरह इस्तेमाल? कतई नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो यह आरोप जो है इस प्रकार फिट नहीं बैठता। कोई भी ऐसा नहीं था। विष्णु जी को न्याय दिलाने की मेरे मन में थी। मैंने मेरी पूरी ताकत से, जैसे मुझे पता चला और मेरे मन में भाव आया अपराध बोध का, मैंने मेरे जितनी मेरी क्षमता थी उस क्षमता से बढ़कर करने की कोशिश की है। तो जो लोग इस आरोप पर कह रहे हैं वो मेरे पर नहीं फिट बैठता है, ऐसा मेरा उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है। एक आरोप मेरे पर
अपनी 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 सुविधा अनुसार लोग लगा लेते हैं। हर बार घुमा फिरा कर कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। वो आरोप है जातिवाद का। मैं जब एलएलबी कर रहा था तो मेरे साथ ही परमेश्वर पिलानी एलएलबी कर रहा था। हम लोगों ने एक साथ एक ही साल में एलएलबी करी, एक ही साथ एक ही दिन में हमने वकालत शुरू करी जयपुर हाई कोर्ट में। वो चूरू जिले का रहने वाला, मैं बीकानेर जिले का रहने वाला। हम दोनों जयपुर आए, जयपुर में वकालत शुरू करी। उस दिन से लेकर आज दिन तक वो मेरे साथ में है। हम एक चूल्हा है हम दोनों का। अगर मेरे में कोई कमी होती ना, या मेरे में कोई ऐसा ऐब होता जैसा आरोप मेरे खिलाफ कोई लगा रहे हैं, जो लोग इक्के दुक्के लोग, अवैतनिक लोग, उनसे भी मैं हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूं। अगर मैं एक दिन में नहीं पहचान में समझ में आए, 2 दिन में नहीं समझ में आया, हफ्ते, महीने, साल, कभी तो समझ में आएगा। सही राम गोदारा जो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो भी मेरा वकील साथी है। अनिल नाम से जो अनुसूचित जाति वर्ग से आता है, वह मेरा वकील साथी है। बहुत सारे ओबीसी के लोग हैं, वो आज की डेट में मेरे चैम्बर में साथी हैं। तो मेरे पर यह आरोप कतई नहीं बैठ सकता, कभी बैठा भी नहीं। बीकानेर में आप मेरे जिनसे संबंध है, मैंने यह सोच करके ये इस जाति का इसलिए संबंध बना लीजिए। कई बार नेता करते हैं ना कि साहब 3 टिकट तो साहब फला माली को देनी पड़ेगी, 3 टिकट उस जाति विष्णोई को देनी पड़ेगी, 3 टिकट उसको देनी पड़ेगी। यह भी नहीं, जो मुझे लगा कि इसमें हिंद की जय करने का थोड़ा सा भी मादा है, मैंने उसको जोड़ा और आज वो मेरे परिवार के सदस्य। मैं दोबारा बताता हूं, मैं सामान्य परिवार का व्यक्ति हूं। मेरे पास एक ताकत है, वो है मित्रों की, आप लोगों की। और जानते हैं जो मुझे, उन सबको पता है कि मैं मेरे लोगों के लिए, मेरे मित्रों के लिए किसी भी हद तक जाता हूं। और विष्णु जी मुझे मित्र मानते थे, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं दोबारा बोल देता हूं, मैं कई साल तक तो तरस गया था कि विष्णु जी से कोई मुझे मिला दो, क्योंकि वो बोलते नहीं थे, बात नहीं करते, उनसे कैसे मिलें। मेरे लिए आइडियल थे उस समय भी जब मैं मिला नहीं था, लेकिन मुझे कोई मिलाने वाला मिला नहीं। फिर मैं कई साल बाद जब उनसे मिला, तब मैंने कोशिश की और उनको मैंने कभी नहीं खोया अब जा करके, जो आपने सबने देखा, जिसकी भरपाई आप और मैं दोनों नहीं कर सकते। तो यह आरोप भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया ऐसा घिनौना आरोप या इस तरह का आरोप लगा करके किसी को बदनाम नहीं करें, ऐसा मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है। हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों को जो लगाना है वो तो लगाते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी कहीं आत्मा जग जाए और आपको लगे नहीं मैं दोषी हूं, तो फिर भी लगाइएगा। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए आपको लगता है कि मैं फिर भी झूठा हूं, लेकिन आपको एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। जब मैं महरिया जी का वकील था तो बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे थे, कई पुलिस वाले भी आरोप लगा रहे थे। उसमें 3 आईपीएस अफसर, 2 आरपीएस अफसर, 2 इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल मुलजिम बना। कॉग्निजेंस हुआ, वारंट जारी हुआ, गिरफ्तारी हुई, उनकी बेल हुई और ट्रायल शुरू हो गया था। तो उन्होंने कहा साहब ये हटना चाहिए इनके मुकदमे से। बहुत प्रयास किए पुलिस वालों ने। वो अलग बात है कि महरिया जी से मेरे आज भी पारिवारिक संबंध है, मेरे बहुत बढ़िया संबंध है। आप उनसे बात करके देखिएगा, मैंने जी जान से उनके मामले में पैरवी की है। तो कृपया करके ये इस तरह का आरोप लगा करके आप किसी की मान मर्यादा का मर्दन न करें, ऐसा मेरा आग्रह है। एक आरोप किसी ने यह लगाया कि हनुमान बेनीवाल साहब जो है, उन्होंने आरएलपी पार्टी, जो भी पार्टी थी, कि भी विष्णु जी को न्याय दिलाने में आप लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया, हैशटैग बनाया, साहब वो आपने नहीं किया। मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, एक बार आप मेरा फेसबुक देख लीजिए। जो हैशटैग हनुमान बेनीवाल साहब ने उनको न्याय दिलाने के लिए तय किया था, मेरी फेसबुक पेज पर वही हैशटैग है। अतः थोड़ा सा आप पीछे जाकर देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। मेरा इसमें पर्पज ये था कि हनुमान बेनीवाल हो, राहुल कसवा जी हो, राजेंद्र राठौड़ साहब हो, या कोई भी व्यक्ति हो जो दाने भर भी विष्णु जी को न्याय दिलाने में मदद कर सकता है, सीबीआई जांच को भेजने में मदद कर सकता है, मैं उसका आभारी हूं और मैं आभारी रहूंगा, दाने भर भी। दोबारा बोल देता हूं आपको। अतः इस तरह की बात करके इस अभियान में आप जो है बाधा नहीं पहुंचाए, ऐसा मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है। एक पता नहीं कोई एक फोटो कोई ने डाली, मुझे उस पर बार बार वो सब लोग मिलकर के, वो 10-20 लोग जो थे, वो बार बार उस फोटो कॉपी पेस्ट कर रहे थे। उस फोटो में कोई ग्रुप था फेसबुक का, जिसमें एक तरफ विष्णु जी का फोटो था, एक तरफ आनंद पाल सिंह का फोटो था, और ये कह रहे थे ये ग्रुप जो है गोवर्धन सिंह का था।
अच्छा, वो ग्रुप मैंने देखा ही नहीं, मैंने उस फोटो में पहली बार वही देखा। फिर मैंने मेरे साथी परमेश्वर से पूछा, जो टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट है, उससे पूछा भाई ये कैसे होता है। तो उसने मुझे बताया कि फेसबुक ग्रुप में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के आपको जोड़ सकता है। तो जो व्यक्ति उस ग्रुप को मेरा बता करके कर रहे थे, मैं उनसे हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूं, प्लीज ऐसा न करें, इससे इस अभियान आंदोलन में बाधा पहुंचती है, इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपको, ये मेरा निवेदन है। मैं एक वकील हूं, मैं मेरे पक्षकार की बहुत ताकत से पैरवी करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोफेशनली मुझे ठीक ठीक माना जाता है। आज राजस्थान में आप सर्वे करा लीजिए, पूरे राजस्थान में और कहीं देश में जो जानने वाले लोग हैं उनसे सर्वे करा लीजिए, आपको सर्वे में यह पाएंगे कि राजस्थान के जो बहुत ईमानदार लोग वकील माने जाते हैं, शायद मेरा नाम ठीक ठीक जगह आएगा, ऐसा मेरा मानना। आप अपने स्तर पर पता कर लीजिए। दूसरा, राजस्थान में आप सर्वे करा लीजिए कि जनता किसी एक वकील का नाम सर्वाधिक किस वकील का जानती है। शायद उन जो ज्यादा नाम जानने वाले लोगों में से शायद मेरा नाम कहीं आ जाएगा। तो मैं कोई काम ऐसी थोथी पॉपुलरिटी के लिए नहीं करता हूं। आप मेरे आंख में देखिए, अगर मेरे में सच्चाई नहीं है तो मैं झूठ बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे मन में जिस दो मेरे काम के टुकड़े हैं। मेरा प्रोफेशनल काम है, मुझे वकालत करनी है मेरे पक्षकार के हित में, मैं उसका मुकदमा लड़ता हूं हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, जहां भी मुझे लड़ना है, और मैं उसकी ताकत से पैरवी करता हूं। जब मैं ताकत से पैरवी करता हूं तो कोई दूसरा पक्षकार जो मेरे पर एक आरोप ये भी लगाते हैं कि ये अड़ियल टाइप का है, मानता नहीं है, नहीं है, तो मैं दोबारा बोलता हूं, हां मैं अड़ियल हूं, मैं जिद्दी हूं, मैं जिस काम में लगता हूं फिर मेरे से कोई अपेक्षा नहीं करे, मेरा मित्र भी, मेरा भाई भी, मेरा परिवारजन या मेरा दोस्त भी अपेक्षा नहीं करे कि मैं जो काम अगर मैं ठीक कर रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए मैं गलत काम कर रहा हूं, तो अगर गलत काम कर रहा हूं मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन अगर मैं ठीक काम कर रहा हूं, प्रोफेशनली मैं किसी की पैरवी कर रहा हूं, तो आप कोई भी व्यक्ति मेरे से अपेक्षा नहीं रखे कि मैं अड़ियल नहीं रहूंगा। एक मेरे खिलाफ आरोप यह आया कि आनंदपाल सिंह की पैरवी जो है उसको, उसमें ये वो सब चीज़ें बहुत सारी लिखी जो मुझे लगता है मुझे बताना, इसलिए नीचे कानून में मना किया हुआ है। कानून में ये लिखा हुआ है, वकील और पक्षकार के बीच में क्या बात हुई है यह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मेरे से नहीं पूछ सकता, कानून में लिखा हुआ है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे आपके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग चूंकि आरोप लगाना ना तो कुछ भी लगाते रहेंगे। आनंदपाल सिंह जी के परिवार में जिन लोगों ने जितनी मेरे से पैरवी कराई, उनकी आत्मा जानती है, चाहे उनके बहनोई हो, चाहे उनका परिवार हो, रतनगढ़ हो, चूरू हो, जोधपुर हो, मेरी जितनी कैपेसिटी थी उस मामले में मैंने पूरी ताकत से पैरवी की थी, और जितनी उनसे मेरे उनको पैरवी करानी थी मैंने उतनी पैरवी की। रही बात, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। अब चूंकि सवाल करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो बहुत सारे आरोप ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं टिकते, लेकिन बार बार जब कहते हैं, सज्जन लोगों के मन में जब नेगेटिव बात करते हैं तो वो कई बार सवाल पैदा होते थे। मैं निवेदन कर देता हूं, अगर मुझे कोई आनंदपाल सिंह जी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कोई भी देख रहा है, मेरे पक्षकार जो रहे हैं, जिन परिवार ने मेरे से पैरवी कराई थी, कुल 50,000 रुपए वो मुझे फीस के नाम पर देकर गए, वो भी तब जब जोधपुर हाईकोर्ट जहां मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं उन वकील साहब को भुगतान करना था। इसके अलावा मैंने फीस के नाम पर 1 रुपया नहीं लिया, हालांकि मैं फीस खूब लेता हूं, लेकिन यह मेरे खुद के विवेक का मामला है, किस में मैं फीस कितनी लेता हूं, ज्यादा लेता हूं, कम लेता हूं या फ्री में करता हूं। तो वो जितने लोग आनंदपाल जी से या आनंदपाल जो मेरे पक्षकार रहे हैं, उनके परिवारजन या जितने लोग रहे हैं, वो जानते हैं इस बात को कि मैंने मेरी पूरी क्षमता से उनके मामले की प्रोफेशनली जितनी पैरवी की जा सकती थी वो मैक्सिमम पैरवी की, उनका भला करने की कोशिश की थी। जो लोग मुझे देख रहे हैं यह भी जानते हैं कि मेहरिया जी के मामले में भी मैंने मेरी पूरी ताकत लगा करके, जो इतिहास कभी नहीं था कि एक एडीजी, एक डीआईजी, एक एसपी, एक एडिशनल एसपी, एक डिप्टी एसपी, 2 इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल के खिलाफ कॉग्निस हुआ है, तो वो पहली बार राजस्थान का इतिहास है, वो मेहरिया जी के मामले हुआ। मेहरिया जी से भी पूछ के देख लीजिएगा, अगर मैंने पैरवियों को कमी छोड़ी हो, या मुझे कोई डरा सका हो, या मुझे कोई धमका सका हो, या मुझे कोई खरीद सका हो। तो अतः ये मेरा प्रोफेशनल पार्ट है। अब मेरा दूसरा पार्ट है कि मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बहुत निकट हैं, या विष्णु जी जैसे हैं, जिनके लिए मुझे करना ही चाहिए। बात विष्णु जी के मामले दो पक्ष हैं। एक तो विष्णु जी का मैं सम्मान करता हूं, मैं उनका फैन हूं,
मैं उनकी जूती के बराबर नहीं हूं, ये मैं बार बार कह चुका हूं। मैं उनके बारे में बखान नहीं कर सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, ये मैं कह चुका हूं। उनका परिवार अगर मेरे से न्यायालय में पैरवी कराएगा तो प्रोफेशनली जितना मैं अच्छा कर सकता हूं, मेरी जितनी कैपेसिटी वो करूंगा। और दूसरा पक्ष यह है कि जो मैं कर रहा हूं, आप सोचिए कि अगर मैं उस पूरे मामले को, वो जो उन्होंने मुझे लिखा, मैंने उनको लिखा, वो नहीं लाता मैं सामने, तो ये पुलिस के लोग चुपचाप उनको बदनाम करते हुए या उनके बारे में बकवास करते हुए उनकी डेड बॉडी घर परिवार को संभलाकर अंतिम संस्कार करवा देते। प्रमाण है मेरे पास इस बात का। आप बताइए, राजगढ़ में थाना उपलब्ध था ना, और मेरे बारे में राजस्थान में ठीक ठीक कहा जाता है ना कि गोवर्धन सिंह से एफआईआर ड्राफ्ट कराओ। बीकानेर में या जहां जहां मैं रहा हूं सबको पता है कि एफआईआर ड्राफ्ट करनी है तो मेरे पास कहीं कहीं लोग आते हैं। पुलिस के लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि यह एफआईआर किसी भी हालत में गोवर्धन सिंह नहीं लिख सके। जितने लोग राजगढ़ में खड़े थे ना, उन सबको पता है मैं वही था राजगढ़ में, और सबके जाने के बाद सब लोगों से मिलकर जितनी एविडेंस में जुटा सकता था वो जुटा करके और वो क्राइम सीन देख करके दूसरे दिन आया हूं मैं। लेकिन पुलिस के लोग इसमें सफल रहे और वो एफआईआर पुलिस ने अपने ही किसी सहकर्मी से लिखा करके और दर्ज की। वो भी तब जब उस पर मर्ग दर्ज करके वो बंद करना चाह रहे थे, उसमें सफल नहीं हुए। वहां जो आंदोलनकर्मी थे, जनता थी, उनका दबाव था, परिवारजनों का दबाव था, हालांकि परिवारजन बेसुध हालत में थे, दबाव था, तब एफआईआर दर्ज की। आप सोचिए, क्या आप पुलिसकर्मी चाहेंगे कि गोवर्धन सिंह एफआईआर ड्राफ्ट करे? नहीं चाहेंगे भाई। और वो सफल रहे उस पूरे मामले में। चूंकि मैं श्रेय लेने वालों में से नहीं हूं, आप जानते हैं वहां पर जो लोग खड़े थे ना, जब भी मीडिया की भीड़ आई मैं दूर हो गया था वहां राजगढ़ में। मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं जिस काम से आया हूं ना मैं उस काम को करूंगा, और किया मैंने ईमानदारी से राजगढ़ में। आप याद कर लीजिए, मैंने नहीं किया हो तो मैं वही था। अनगिनत लोगों से मिला हूं मैं वहां राजगढ़ में, जो जो लोग मुझे, जिन्होंने फोन किए, मैसेज किए, सबसे मिला, पुलिस वालों से मिला, एविडेंस जुटाई, क्राइम सीन देखा, सब कुछ किया। और मुझे लगा कि ये लोग अब एफआईआर आज नहीं दर्ज कर रहे हैं तो कल दर्ज कराएंगे, लेकिन उन्होंने चुपके से खुद के पुलिस वाले से लिखवा कर एफआईआर लिखवा ली। और उस एफआईआर में वो जो एविडेंस सामने थी उसका वर्णन नहीं किया, किसी को भी नामजद नहीं किया उन्होंने। तो निश्चित रूप से पुलिस के बड़े अफसर चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं। मुझे किसी पुलिस अफसर ने बताया कि राय सिंह नगर में उनके गांव पर कई सारे आरपीएस अफसर और कई इंस्पेक्टरों को ड्यूटी पर लगा रखा है कि वहां उनके परिवार को कैसे डराया समझाया जा सके और उनको जोड़े के रखा जा सके, उनके हर कदम पर निगाह रखी जा सके। इस काम में लगाया हुआ उन्होंने। वो चाहेंगे क्या कोई आईपीएस अफसर जेल जाए? क्या आपको नहीं लगता इस पूरे मामले में कि उनके अफसरों की भूमिका संदिग्ध थी? और आज वही अफसर उस राजगढ़ में बार बार जाकर उस अनुसंधान का सुपरविजन कर रहे हैं, जानते हैं आप। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इस देवता रूपी इंसान को न्याय मिलने तक या सीबीआई जांच जाने तक इन सब चीजों को भूल जाइए। उसके बाद आप मेरे पर पुनः आरोप लगाना, मुझे कटघरे में खड़ा करना और उन सारे आरोपों का मुझे फिर बिठा लेना, मैं फिर आरोपों का जवाब दूंगा। अभी केवल इन दिनों में मुझे माफ कर दीजिए ताकि मेरा समय जिस काम में लगा है उस काम में लगाए रख सकूं। एक आरोप यह आया कि साहब आप राजगढ़ थे, दूसरे दिन भी राजगढ़ थे, लेकिन आप उनके घर पर नहीं गए विष्णु जी के। मैंने इस दौरान एक मिनट भी सांस नहीं लिया। घर घर में विष्णु को पहुंचाया मैंने। घर घर में, आप कोई भी घर राजस्थान का ऐसा नहीं छोड़ा जहां तक मैंने विष्णु को नहीं पहुंचा दिया हो। उस देवता रूपी इंसान की हर अच्छाई को मैंने हर घर तक पहुंचा दिया। हो सकता है कि मैं उनके घर पर नहीं जा पाया हूंगा, लेकिन मैंने एक मिनट भी सांस नहीं ली है। ऐसा एक आरोप मेरे खिलाफ यह लगाया गया कि अगर आपके विष्णु जी से इतने प्रगाढ़ संबंध थे तो आपने कभी उनके साथ फोटो खिंचाकर अपलोड क्यों नहीं की? वैसे तो बेतुका सवाल है। मैंने तो किसी के साथ, पुलिस वाले के साथ फोटो खिंचाकर कहीं अपलोड नहीं की। इसका मतलब क्या आपको लगता है कि मेरे किसी भी पुलिस वाले संबंध नहीं है? मैं दोबारा बोल देता हूं, अनगिनत पुलिस वालों से मेरे संबंध है और इतने बढ़िया संबंध है कि कुछ लोगों को यह बात पता भी है, अनगिनत लोगों से। और अगर अनगिनत लोगों से संबंध नहीं होते ना तो 2010 फरवरी में पुलिस ने, एसपी ने स्पेशली बीकानेर के,
आदरणीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा में सवाल उठने के बाद मीडिया के बहुत सारे जो बंधु थे वो खिलाफ होने के बावजूद, बहुत सारे आईएएस आईपीएस करप्ट जो मेरे खिलाफ लगे उसके बावजूद नहीं पकड़ पाए ना। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ पुलिसकर्मी जो है मेरा सहयोग कर रहे थे? क्या मैंने उनके साथ फोटो खिंचवा के अपलोड की? क्या कैसा बेतुका सवाल है। विष्णु जी की अच्छाई को उजागर करके और लोगों को प्रोत्साहित करना था। पहली बार 2016 में मैंने इसलिए उनकी फोटो फेसबुक पर डाली। तो कृपया मुझे इस आरोप से भी आप मुक्त करें, ऐसा मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है। एक कोई कहते हैं कृष्ण सुदामा की दोस्ती निभा रहे हो क्या, या ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कर रहा हूं ना वो पूरी आत्मा से कर रहा हूं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। मैं कितना कर पा रहा हूं ये मुझे पता नहीं। मैं पिछले 2 दिन के सीन बताता हूं आपको। 50 से ज्यादा एमएलए और एमपी जिनके कॉल तो मैंने अटेंड किए, जो ये कह रहे थे कि साहब हमने पत्र दे दिया है, शायद आप तक नहीं पहुंचा है, कृपया आप अपने पेज पर उसको अपलोड कर दें। उनमें से एक भी एमपी और एमएलए मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक भी। और ये जो दृश्य खड़ा हुआ है ना, ये मेरा कमाल नहीं है, ये आपका कमाल है, क्योंकि आपने इनमें भय पैदा कर दिया था कि अगले चुनाव नहीं, जीवन भर होने वाले चुनाव में अगर आपको जमानत बचानी है ना, तो आपको विष्णु जी के लिए सीबीआई जांच की मांग करनी ही पड़ेगी। यह आपकी ताकत थी, मेरी नहीं। इसलिए ऐसी बातें करके मुझे लगता है कि आप आंदोलन कर्मियों का, उनके परिवारजनों का, उनके शुभ चिंतकों का समय खराब कर रहे हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं, विष्णु जी की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है कि वो पद में चाहे कितने छोटे हों, कद में इतने बड़े थे कि अपनी छाती पर हाथ रखकर कोई आईपीएस अफसर भी पूछोगे ना कि तू बता भाई सही बात क्या है, तो वो कहेगा कि कद में विष्णु जी मेरे से भी बड़े हैं। अब सवाल यह है कि छाती के नीचे जो सामान है वो काम करना बंद कर दिया कई लोगों का, यानी उनके दिल ने, आत्मा ने आवाज देनी बंद कर दी, इसलिए जो काम गलत चल रहा है वो उसका हिस्सा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसलिए इस आरोप से मुझे मुक्त करें। आग्रह है, मुक्त करेंगे नहीं करेंगे वो आपके हाथ की बात है। कुछ ने कहा कि साहब आप तो अपना प्रोफेशन चमका रहे हैं, आप सब लोगों की कृपा से मेरी आजीविका ठीक ठीक चलने की हालत में है। आज राजस्थान में ऐसा बहुत सारे जिलों से मेरे पास मेरी आजीविका चलाने लायक मेरी फीस आ जाती है, और मैं प्रोफेशनली, आप जयपुर में किसी से चर्चा करके देख लीजिएगा, शायद ही ऐसा कोई वकील होगा, शायद ही किसी जिले में क्लाइंट होंगे जो मुझे नाम से नहीं जानते होंगे। हो सकता है मेरा काम कम ज़्यादा, लेकिन मेरी आजीविका चलाने लायक मेरे पास सामान है। ऐसा काम मैं आजीविका चलाने के लिए कतई नहीं करूंगा, ऐसा मेरा आग्रह है। इसलिए इस आरोप से भी मेरे को मुक्त करें। किसी ने कहा है कृष्णा पूनिया जी के विरुद्ध बिना कोई सबूत आरोप कैसे लगा सकते हो? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अब तक जितनी चीजें सामने आई है, विष्णु जी का लिखा हुआ चैट जिसमें वो कह रहे हैं कि एमएलए बकवास है, एमएलए ने 3.5 करोड़ रुपए का गबन का मेरे खिलाफ आरोप लगाया है, जो मैंने जीवन में 1 रुपये रिश्वत नहीं ली। उनके रोज नामचम रपटें डाली हुई है जिसमें विधायक कृष्णा पूनिया जी का नाम है। मैं अभी अपराधी करार देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अपराधी करार तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट देगा और उसके बाद राष्ट्रपति देगा। मैं केवल यह कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों के चलते जहां पर खादी और खाकी के बड़े अफसरों का गठजोड़ हो और मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे तन्मय कुमार उनका सपोर्ट करते हों, और मुख्यमंत्री जिस दल के हों उनके ही दल के कोई एमएलए हों, ऐसी निष्पक्ष अनुसंधान या न्याय संभव नहीं है राजस्थान की किसी भी संस्था में। तो मैंने कहा, इस राजस्थान में जहां
राजस्थान के मुख्यमंत्री का प्रभाव असर नहीं करे, वहां से अनुसंधान करा दीजिए। और मेरी इस मांग से हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग राजस्थान के और देश के सहमत हैं, उनके परिवारजन भी सहमत हैं। एक मेरे खिलाफ आरोप यह लगा दिया गया इसके तुरंत बाद कि मैंने एक फेसबुक पोस्ट आज से 2 साल पहले लिखी, जिसमें कहा कि सीबीआई के 2 अफसर जो है भ्रष्टाचार में आपस में लड़ रहे हैं। मैं इनकार नहीं करता, कुछ ने कहा कोई एडिट तो नहीं कर दिया, एडिट नहीं किया भाई, मैंने लिखा है। वो उस जमाने में जो अखबार में खबर आई थी, एक अस्थाना थे जिन्होंने कहा कि ये चोर है, डायरेक्टर चोर है, डायरेक्टर ने कहा ये चोर है, वो खबर मैंने लगा करके जनता को जागरूक किया कि सीबीआई में भी भ्रष्टाचार होता है, ये बताया मैंने। तो भाई दोनों परिस्थितियों में आज हमको तय करना पड़ेगा। आपको लगता है कि कृष्णा पूनिया जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वहीं अनुसंधान होना चाहिए? आपको लगता है आदरणीय अशोक गहलोत जहां पर मुख्यमंत्री है वहीं अनुसंधान होना चाहिए? आपको लगता है आईजी बीकानेर का जहां प्रभाव चलता हो वहां अनुसंधान होना चाहिए? वहां करा लीजिए। लेकिन मुझे यह लगता है, जो मेरा अधिकार है, मुझे लगता है कि राजस्थान में अनुसंधान निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। अब देखिएगा, ये लोग अभी कह रहे हैं ना विष्णु जी बहुत ईमानदार थे, पुलिस वाले कह रहे हैं, डीजीपी कह रहे हैं टॉप 10 थे, ये थे। थोड़े दिनों में विष्णु जी को सबसे घटिया करार देंगे यही आईपीएस अफसर। मेरे पास सूचनाएं जो है इतनी ज्यादा, राजस्थान में सर्वाधिक सूचनाएं रखने वाले व्यक्ति हूं, आप जानते हैं इस बात को। तेजस्विनी गौतम उस अनुसंधान में हिस्सा ले रही हैं। क्यों भाई, आप बताइए क्या रोल है उसका? क्यों वो बार बार राजगढ़ थाने में जाती है? क्यों पुलिसकर्मियों से उस केस के संबंध बात करती है? क्यों वो कहती है चुप रहिए, बताइएगा मत कोई बात? जनता को बता दो ना भाई। तुमने 10 घंटे तक विष्णु को लटका के रखा, नहीं लगता कि तुमको शर्म आनी चाहिए? बताइए, नहीं लगता हो तो। और आज वही आईपीएस अफसर, वही आईजी बीकानेर के अधीन अनुसंधान चल रहा है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि साहब सीबीआई जांच की मांग, और मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच की जो मांग नहीं कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, वो बता दे, मुझे कन्विंस कर दे, उनके परिवार को कन्विंस कर दे, आपको कन्विंस कर दे कि सीबीआई जांच की मांग करना नाजायज है और यह जांच राजगढ़ थाने में नहीं चलनी चाहिए। आईजी बीकानेर, एसपी और क्राइम ब्रांच, मुख्यमंत्री इनके अधीन चलनी चाहिए। क्या आपको लगता है आईपीएस अफसर अगर विष्णु जी के मामले में इन्वॉल्व हो, जिसको वो उन्होंने कहा भी है कि इनका रोल सही नहीं है, उनको मुलजिम बना देंगे क्या? हालांकि यह मामला 100%, क्योंकि ये इतना गंभीर है, इसकी गंभीरता इतनी ज्यादा है कि आदरणीय अशोक गहलोत नहीं भेजेंगे ना, मान लीजिए नहीं भेजेंगे मुझे पता है, लेकिन मान लीजिए नहीं भेजेंगे ना, तो हाई कोर्ट इस मामले को सुनवाई करके गंभीरता कारण से इतनी सारी एविडेंस होने के कारण से निश्चित रूप से मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि सीबीआई को भेजेगी हाई कोर्ट। अभी लॉकडाउन खुलने दीजिए, यह हाई कोर्ट में लगेगा उनके परिवारजनों की ओर से और मामला सीबीआई को जाएगा। कोई रोक नहीं सकता इस काम को। तो जो लोग मांग नहीं कर रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि साहब कृपया, मेरे पर यह आरोप फिट नहीं बैठता है। मेरा यह राय है कि यहां राजस्थान में अनुसंधान निष्पक्ष नहीं हो सकता, सच्चाई सामने नहीं आ सकती, जिस घुटन से वो घुट रहे थे वो सामने नहीं आ सकता, और बहुत सारे गलत काम हो सकते हैं। जो पुलिस वाले मोबाइल में डाटा गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिएगा पूरा डाटा रिकवर होगा। एक चूक करोगे तो निश्चित रूप से मारे जाओगे। ये जो मुलजिम है ना असली, वो बच्चे मरे नहीं मरे, आपकी मौत निश्चित, जो गड़बड़ कर रहे हैं मोबाइलों में, ये मेरा कहना है। तो अतः इस आरोप से भी मुझे मुक्त करें। मैं किसी राजनीति का शिकार हो गया हूं, ये मेरे खिलाफ एक आरोप और लगाया किसी ने, और फेसबुक पर लाइव आता हूं। फेसबुक पर लाइव जो है विष्णु जी के मामले में मैं दूसरी बार आया हूं। पहले मामले में जनता पूछना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा सूचनाएं थी। उनके परिवारजन भी मेरे से पूछते हैं, उनके मित्र भी मेरे से पूछते हैं, पुलिस वाले भी मेरे से पूछते हैं, जनता भी मेरे से पूछती है, इसलिए मेरे पास सर्वाधिक अपडेट थे। तो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की पहले लाइव में। दूसरे लाइव में विष्णु जी के परिवार को, विष्णु जी से जुड़े हुए लोगों को, पुलिस और कुछ गुंडे और कुछ आरोपी जो वो ये कह रहे थे कि ये गोवर्धन सिंह तो गुंडा है, हिस्ट्री शीटर है, बदमाश है, ये है, और विष्णु जी के साथ जो दिख रहा है इससे आपकी प्रतिष्ठा जा रही है। मैं दोबारा बोलता हूं कि मैं विष्णु जी के कद के आसपास भी नहीं हूं, लेकिन मैं मेरी ईमानदारी से उनको न्याय देना चाहता हूं, इसमें मेरे पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसलिए
जो ये बात की जा रही है वो नितांत गलत है। ऐसा मेरा आग्रह है। एक और आग्रह है मेरा, पिछले कई वर्षों से मेरे खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि मैं याद दिलाता हूँ, मैं 2011 में अनशन पर बैठा, मैं बीकानेर में, तो सब पूरे बीकानेर के लोग उस समय अनशन में शामिल थे, बहुत सारे लोग, हजारों लोग शामिल थे। फोटोग्राफ आपके पास कहीं देख लीजिए, नहीं तो बीकानेर लोग जानते हैं। तो कुछ पॉलिटिशियन ने, कुछ मीडिया के लोगों ने उस समय शोर मचाया कि साहब कुछ नहीं, ये नाटक कर रहा है, चुनाव लड़ना चाहता है। चुनाव आ गए, चुनाव निकल गए, लड़ाई नहीं। फिर मैंने एक आंदोलन वहां पर, हम साथियों ने तय किया कि साहब पीबीएम अस्पताल है वो गड़बड़ है, तो साहब जनता को अवेयर करके और इसका निरीक्षण करेंगे। तो हजारों लोग जो है निरीक्षण करने के लिए गए। फिर कुछ डॉक्टरों ने और कुछ लोगों ने कहा कि कुछ नहीं, ये पॉलिटिकल स्टंट है और ये चुनाव लड़ना चाहता है। फिर चुनाव आ गए, फिर चुनाव निकल गए। ना तो मैंने आवेदन किया, ना मैं किसी नेता का हाथ जोड़ने गया, ना मैं, मेरा स्वभाव है, ना किसी ने देखा मेरे को ऐसा। विष्णु जी के मामले में न्याय मांगने लगा तो भी मेरे पर यह आरोप लगाए कि राजेंद्र राठौड़ कहने पर, राजेंद्र राठौड़ से पूछ लीजिए, कोई जानने वाला बता देवे या वो स्वयं बता देवे कि मेरी उनसे कोई बात हुई क्या पिछले 1 महीने में। अभी नहीं, पिछले 1 महीने में भी। इसका मतलब ये नहीं मेरी नहीं बनती, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो आरोप है मेरे पर फिट नहीं बैठता है। अतः मैंने कोशिश की है कि आप द्वारा जितने उस पोस्ट में कमेंट्स में थे आरोप, मैंने कोशिश की है, हालांकि उसमें रिपीट हो रही थी, और आरोप लगाने वाले तो उसमें 1% थे, 99% वो थे जो कह रहे थे कि आप इन आरोपों को जवाब मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इनकी। तो वो कमेंट्स जो है हजारों की संख्या में चले गए थे। फिर भी मैंने समय लगा करके उनको, आरोपों को एक पूरी लिस्ट में नोट करके और उन सब का मैंने जवाब देने की कोशिश की है। आपको लगता है कि नहीं कुछ आरोप और बच गए हैं, तो मैं फ्री स्टाइल, मुझे सोचने का मौका मत दीजिए और आप कमेंट में पूछिए, और कमेंट में पूछ करके मैं तुरंत कमेंट देख करके और हाथों हाथ ही जवाब दूंगा। ताकि अगर मैं ये सारी बात बता रहा हूं, क्या कोई बेईमान व्यक्ति बता सकता है? क्या कोई चाहेगा कि वो आपको ये बताए सच्चाई? वो छुप कर भागेगा आपसे। मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं आरोपों के सामने भागता हूं, और आज नहीं सदैव भागता रहा हूं। मेरे मन में कुछ न कुछ हिंद की जय करने की इच्छा रहती है, और ये विष्णुदत्त जी हिंद की जय कर रहे थे, इसी कारण से मैं इनका प्रशंसक रहा हूं। मैं पता नहीं, अगर वो मुझे मित्र मान रहे तो मेरे से ज्यादा खुशनसीबी हो नहीं सकती, और बदनसीबी इस बात की है कि मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाया, ये मेरी बदनसीबी है। मैं कमेंट में देख रहा हूं, अगर कोई लाइव मेरे पर कोई आरोप बच गए हों जो इनका मैं नहीं बता पाया हूं, तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करके और मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं, तो इस कोशिश में आप कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। आपने इससे पहले कभी नहीं देखा कि राजनेता, एमएलए, एमपी दौड़ दौड़ के कह रहे हैं कि हमारा पत्र लो और फेसबुक पर चढ़ाओ, सोशल मीडिया पर चढ़ाओ, जनता को बताओ। पहला मामला राजस्थान का, पहला, और यह आपकी वजह से संभव हुआ है, और आपने इसको संभव करके दिखाया है। कोई जमाना था जब इन नेताओं के खिलाफ, आईपीएस अफसरों के खिलाफ जनता नहीं खड़ी होती थी। यह पहला मामला है जिसमें जनता मुख्यमंत्री के खिलाफ भी, आईपीएस अफसरों के खिलाफ भी, एमएलए अगर कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ भी बोलने को तैयार है, डरती नहीं है जनता। यह जनता में जागरूकता बढ़ी है, इसका प्रमाण है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए, मेरा विश्वास है कि शायद वो भी मेरे से कन्विंस हुए होंगे। वो अलग बात है, फिर भी अगर वो नाराज हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि कभी उनसे पर्सनली मिलकर या उनको पर्सनली मेरे ऑफिस बुलाकर चाय कॉफी पिला करके उनके, और अगर उन मन में कोई शंका होगी तो उसका मैं समाधान मेरे ऑफिस में बुलाकर करूंगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि कमेंट में कुछ आ नहीं रहा है। फिर भी ये जितना मैंने बोला है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि कभी कोई बात आ जाए तो आप ये रिकॉर्डिंग कट करके मुझे जरूर बताइएगा कि देखिए साहब, आपने यह बात जो है बोली जिससे हम संतुष्ट नहीं है, आप इनका और जवाब दीजिए। बशर्ते एक बार विष्णु जी के आंदोलन को, उनको न्याय दिलाने के आंदोलन को सफल बनाने दीजिए। उसके बाद और मन में जितने आरोप आए, 5, 10, 100, 1000, सब आरोपों का जवाब मुझसे लीजिएगा। ऐसा मेरा आग्रह है। अगर मैं आपको कन्विंस कर पाया हूं तो मैं अपना आप खुशनसीब समझूंगा। अगर नहीं भी कर पाया हूं तो मैं कोशिश करूंगा, अगली बार करूंगा, बशर्ते अब मुझे इस काम में नहीं लगने देवें, किसी और काम में लगने देवें, ताकि जिस मुहिम में जनता आपके साथ जुड़ी है, पहली बार पूरा राजस्थान एक पुलिस वाले के लिए रो रहा है, पहली बार हुआ है। आप किसी राजस्थान का बड़े से बड़ा नेता मर जाए ना, तो राजस्थान का घर घर का बच्चा इतना नहीं रोएगा जितना आज रो रहा है। इसको जाया मत जाने दीजिए, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, और इससे देश का भला होने वाला है। ऐसा मेरा आग्रह है। आपने
समय दिया, सुना। आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।